दोस्तों पार्ट वन में हमने बीए 181 के टॉप 25 क्वेश्चन कवर किए थे और आपका रिस्पांस बहुत जबरदस्त आया। अब बारी है उन क्वेश्चंस की जो एग्जाम में पार्ट वन से भी ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स इन्हें टफ समझकर छोड़ देते हैं। आज के आखिरी 25 सवाल जो पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं, यकीन मानिए अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू कर लिया तो 70% पेपर आपकी जेब में है। एकदम बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिए ताकि इग्नू की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पे मिलते रहे। आज हम लोग बात करने वाले पहला क्वेश्चन और पार्ट वन के पहला क्वेश्चन। कूल इज अ ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम ऑफ विच स्टेट? कुल प्रारंभिक सिंचाई प्रणाली किस राज्य की है? तो इसमें 4 ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले खुद से करना है, उसके बाद आपको आंसर्स देखना है। इसका एक्सप्लेनेशन में बताऊं, कुल हिमाचल प्रदेश की प्रारंभिक सिंचाई प्रणाली, इसमें पहाड़ों से आने वाले पानी को छोटे छोटे नहरों द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता है। 5 स्टार क्वेश्चन है। उसके बाद जोहड़ किस राज्य की प्रारंभिक जल संरक्षण प्रणाली है? 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये राजस्थान है। जोहड़ वर्षा जल संरक्षण की एक प्रारंभिक तकनीक है। यह मुख्यतः राजस्थान में उपयोग की जाती है। इसके क्या लाभ है? तो ये भूजल जो स्तर है उसको बढ़ाता है, जल संरक्षण करता है, सिंचाई करता है। तो आप जोहड़ से राजस्थान याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है? कोल, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट, नेचुरल गैस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सी है, फॉरेस्ट है। नवीकरणीय संसाधन वो है जिन्हें प्रकृति पुनः उत्पन्न कर सकती है, जैसे वन, जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है? कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसके जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है मिनरल्स। अनवीकरणीय संसाधन बनाने में लाखों वर्ष लगते और इन्हें शीघ्र पुनः प्राप्त नहीं किया जाता, जैसे खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये नॉन रिन्यूएबल नहीं होता है, मतलब इसको फिर से आप तुरंत इसको उत्पन्न नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ? पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओशियन, डेजर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ओशियन। महासागर जो है ये पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। पृथ्वी की लगभग 71% सतह को ढकता है। समुद्री फाइटोप्लैंक्टन द्वारा विश्व के लगभग 50% ऑक्सीजन के उत्पादन में योगदान देता है। लाखों प्रकार के जीवों का आवास है ये, इस तरीके से याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी? पारिस्थितिक के जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह अर्नेस्ट हैकेल आपको देखने को मिलेगा। पारिस्थितिक मतलब इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1866 में जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल द्वारा किया गया था। यह वह विज्ञान है जिसमें जीवों तथा अनेक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसी कारण अर्नेस्ट हैकेल को पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा किसने दी? 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है एजी टेंसले। एजी टेंसले ने 1935 में इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र शब्द दिया था। पारिस्थितिक तंत्र 2 भागों से मिलकर बनता है, एक है जैविक घटक और एक है अजैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक घटक में कौन कौन आते हैं? पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव। वही अजैविक में आते हैं जल, वायु, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित होती है। यह सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। तो ओजोन कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। इसके जो मुख्य स्रोत है ये कोयला एवं पेट्रोलियम का दहन, उद्योग, वाहन, वनों की कटाई। इसके कारण क्या है? पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ग्लेशियर पिघलता है, समुद्र का स्तर बढ़ता है, जलवायु परिवर्तन होता है। तो यहाँ से ध्यान रखना। उसके बाद एसिड रेन इज मेनली कॉज्ड बाय विच गैसेस? अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है?
चार ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन दोनों की वजह से आपको वायुमंडल में जल वाष्प से मिलते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। इसके कारण अम्लीय वर्षा होती है, फसलें प्रभावित होती है, जल स्रोत प्रदूषित होते, ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये दोनों मिलकर एसिडेट करते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एन इकोसिस्टम? पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? विंड, वाटर, सन, कोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सन है। अगर आपको पीडीएफ परचेस करना हो, असाइनमेंट, गेस्ट पेपर कुछ भी परचेस करना हो तो और प्रैक्टिकल वगैरह, तो आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको उस नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट करना है और आपका जो भी रिक्वायरमेंट है आप परचेस कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सन, सूर्य। सूर्य पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है। पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। यही ऊर्जा खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अन्य जीवों तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है नॉर्मन मायर्स। इन्होंने 1988 में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अवधारणा दी थी। ये क्षेत्र है जहाँ पे जैव विविधता अत्यधिक होती है, स्थानिक प्रजातियां अधिक होती है, संरक्षण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, ध्यान रखना। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन विच ईयर? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये 1973 में शुरू किया गया था। भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। इसका उद्देश्य बाघों की संख्या बढ़ाना, अनेक प्राकृतिक आवास की रक्षा करना और अवैध शिकार को रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं स्क्रीन पे। इसका करेक्ट आंसर आपको बी देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट कन्वर्सेशन। मतलब चिपको आंदोलन वर्ष 1973 में उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुआ। ग्रामीणों ने पेड़ों से चिपक कर उनकी कटाई का विरोध किया। यह आंदोलन वन संरक्षण का विश्व प्रसिद्ध उदाहरण बना। चिपको से आप ध्यान रखना कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का बात हो रहा है। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोनों की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट, असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, एग्जाम से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको टाइम पे मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, साइलेंट वैली इज फेमस फॉर? साइलेंट वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है, डेजर्ट, बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन, माइनिंग, डैम। तो करेक्ट आंसर है बायोडाइवर्सिटी कन्वर्शन, ये इसका करेक्ट आंसर है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। यह प्रसिद्ध है सदाबहार वनों के लिए, समृद्ध जैव विविधताओं के लिए, दुर्लभ वनस्पतियों व वन जीवों के संरक्षण के लिए। यह भारत के प्रमुख जैव विविधता संरक्षण क्षेत्रों में से एक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, रामसार कन्वेंशन जो है, रामसार सम्मेलन किससे संबंधित है? 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है वेटलैंड कंजर्वेशन से। रामसार सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और जिसका उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमि जो वेटलैंड्स, इसका संरक्षण और उनका विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। यह सम्मेलन 1971 में ईरान के रामसर शहर में आयोजित किया गया था, इसीलिए इसका नाम रामसर रखा गया। इसके प्रमुख उद्देश्य थे आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, जैव विविधताओं की रक्षा करना, जल संसाधनों का सतत उपयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। भारत के प्रमुख रामसर स्थल है चिल्का झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, उलर झील, लोकटक झील। ये आप ध्यान रखना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जितने भी करवाए जा रहे हैं, तो एकदम स्किप मत करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइन टू प्रोटेक्ट? द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था? 4 ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ओजोन लेयर। 1987 में लागू किया। इसका उद्देश्य ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसीय फिजेस का CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन एवं उपयोग को कम करना है। इसे विश्व का सबसे सफल पर्यावरणीय समझौता माना जाता है क्योंकि इससे ओजोन परत की क्षति को काफी हद तक रोका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह, पेरिस एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू? पेरिस समझौता किससे संबंधित है? 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह क्लाइमेट चेंज। पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, UNFCCC के अंतर्गत किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना, ग्रीन हाउस गैसें का उत्सर्जन कम करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। इसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम तथा संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, करेक्ट आंसर 5 जून है। तो ये ध्यान रखना, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। और 5 जून को हम लोग क्या बनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस बनाते हैं, अर्थ डे। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह पहली बार 1970 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा करना, प्रदूषण नियंत्रण एवं तथा जैव विविधताओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस काफी सारे स्टूडेंट देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाया जाए और आपकी इग्नू जर्नी को काफी आसान किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएबी प्रोग्राम? मैप प्रोग्राम का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शंस दिख रहे थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये आपको देखने को मिलेगा। इसकी शुरुआत यूनेस्को ने 1971 में की थी। इसका उद्देश्य जैव विविधताओं का संरक्षण करना है, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, मानव और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करना है। एम का मतलब मेन एंड बी का मतलब बायोस्फीयर, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ, बीज बैंक किस प्रकार का संरक्षण है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है XC2 कन्वर्शन। इसका अर्थ है जो जीव एवं पौधों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के बाहर करना। उदाहरण के तौर पर सीड बैंक, बॉटनिकल गार्डन, जू, जीन बैंक या संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण का महत्वपूर्ण तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना कब की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है आपको 2010 देखने को मिलेगा। 2010 में इसकी स्थापना देखने को मिलती है। NGT ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंतर्गत की गई। इसके प्रमुख कार्य है पर्यावरण संबंधी मामलों का त्वरित निपटारा करना, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, पर्यावरण न्याय सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल स्टडी बिकम कंपलसरी इन इंडिया यूनिवर्सिटी ऑन द डायरेक्शन ऑफ, भारतीय विश्वविद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन को अनिवार्य बनाने का निर्देश किसने दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन को अनिवार्य विषय बनाया जाए। बाद में यूजीसी ने इस निर्देश को लागू किया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और लास्ट क्वेश्चन है Who proposed the concept of ecological pyramid? पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा किसने दी? 4 ऑप्शंस देख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है चार्ल्स एल्टन ने 1927 में पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा दी थी। इसके 3 प्रकार होते हैं, संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। ये विभिन्न पोषीय स्तरों पर जीवों की संख्या, जैव भार और ऊर्जा का संबंध दर्शाते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। पार्ट 3 भी आने वाला है, हम बाकी के 20 क्वेश्चंस और लेकर आएंगे। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। इन सभी क्वेश्चंस की रेडीमेड PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप वहां ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण इग्नू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।